हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो अगर मैं आपको पीछे वाले टॉपिक्स को एक बार दोबारा बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो क्या था कि किसी भी चार्ज के अराउंड में एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है जिसके अंदर किसी अनदर चार्ज को अपन लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स फील करता है। अब ऐसे करते हैं कि जो चार्ज अपन लेके जा रहे थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो वो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, एक्सट्रीमली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसकी जो नेचर है वो ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बहुत छोटा होगा, ये खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता इसका खुद का कोई भी फोर्स नहीं होता। मतलब ये न तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, न ही किसी दूसरे चार्ज पे ये फोर्स लगाता है। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं क्यू नोट से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपन कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना ही फोर्स लगता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जिसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, इसके बाद में आपने इसकी यूनिट देख ली थी, इसकी डायमेंशन देख ली थी, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी, तो इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के पास की तरफ, और एक साथ बोले तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसके बाद में आप आगे चले थे तो आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक छोटा पॉइंट जो चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है? तो आपने सबसे पहले चार्ज सपोज किया था Q, और उसके बाद में उससे r डिस्टेंस पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। उसे निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने फोर्स निकाला था। फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स निकालने के बाद में अपन ने E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट से F की वैल्यू वहां पे पुट करके और क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट कर दिया था, और E की वैल्यू आ गई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहां पे आप लास्ट में एक लाइन लिख देते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। यहां तक बातें आपने पढ़ ली थी, और मैं एक बार आपको बता दूं तो जो फॉर्मूला आया था वो कितना आ गया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? वो आ गया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब एक बात मेरे को आप ये बता सकते हो कि के की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो आप पढ़ के आ चुके हो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसकी डेरिवेशनल वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू होती है, आप सबको पता है ये चीज। ठीक है, तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, किसी को दिक्कत है? क्लियर है एकदम? E की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। सही है, तो ये बातें अपन ने पीछे वाले लेक्चर में देख ली थी। अब देखना, यहां पे मैं कुछ की पॉइंट्स की बातें आपसे करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अगर आपको कहते हैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, तो आप कैसे इसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखो। तो एक बार मैं डायग्राम बना लूं। ये क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P था। इस P के ऊपर क्या निकालना था अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो यही आई थी, इधर ही था फोर्स और इधर ही क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि रेडियली आउटवर्ड का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ आर? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की साइड है इन द डायरेक्शन ऑफ आर।
11th क्लास में आप एक चीज बहुत ज्यादा पढ़ के आते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको क्या करनी हो, डायरेक्शन बतानी हो, तो डायरेक्शन बताने के लिए एक वेक्टर काम में आता है जिसे बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। विच हैव मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, और इनका काम है केवल डायरेक्शन बताना। तो देखो इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो। तो ये सारा इसका क्या था? मैग्नीट्यूड था। तो आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया। फिर उसकी डायरेक्शन लिखो। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर काम है। देखो आर कैप, आर कैप का मतलब समझ रहे हो? इन द डायरेक्शन ऑफ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? आर की डायरेक्शन में। देखो आर इस साइड है एस, तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या शो कर रहा है आपको? ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। देखो इन द डायरेक्शन ऑफ आर, और ये कौन सी वैल्यू है? ये इसकी मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू। तो ये इसका मैग्नीट्यूड। बताओ वेक्टर फॉर्म में किसी की कोई दिक्कत है? तो ये हो गई इसकी कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। और इसी फॉर्मूले को क्या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं? ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं? अभी यहां तक किसी को दिक्कत? इसी को अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक बात आपको पता हो कि अगर आपको ऐसे कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ निकाला है और ये जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, तो देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, ये जो एप्सिलॉन नोट है इसी से शो होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जनरेट हुआ है। एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या था? एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ पे आपने निकाला है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वैक्यूम के अंदर, यानी चार्ज को आपने कहाँ पे रख रखा है? चार्ज को आपने कहाँ रख रखा है? वैक्यूम या एयर के अंदर रख रखा है। अगर मैं कहूं कि चार्ज को आप कहाँ रख दो? मीडियम में रख दो। कहाँ पे रखो भाई? अगर चार्ज को आप मीडियम में रख दो तो मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो ये जो चार्ज है आपकी बार इसके अराउंड में जो एयर थी उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया? मीडियम। दिखाई दे रहा होगा आपको कि आपकी बार यहाँ पे क्या है? एक मीडियम है, और मीडियम के क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सपोज कर लो इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? एप्सिलॉन आर। मतलब एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम के अंदर आपने पॉइंट चार्ज को रख दिया। बाकी सेम कंडीशन है, पॉइंट चार्ज के अराउंड में एयर की जगह आपकी बार क्या है? मीडियम है, तो इधर कोई मीडियम मैंने डाल दी। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो आप नीचे यहां लिखोगे, देखो क्या? इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम के केस में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन आर। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखना मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो बातें सही है। आगे क्या आएगा? एप्सिलॉन आर। याद आई बातें? जब मैंने आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर मीडियम में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दो? एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एप्सिलॉन आर से। ये मैंने आपको बताया था। ये चीज आती कैसे? तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद करो। देखो इसी को मैं आपको बताता हूँ ये जनरेट मैंने कहां से किया है। तो एक बार ये फॉर्मूला लिख देता हूं, ये आ गया Q अपॉन आर स्क्वायर। ये मीडियम में, कहां पे? मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, नीचे छोटा सा एन लगा के, जो किसको शो कर रहा है? मीडियम। देखो ये आया कहां से तो वो मैं बताता हूं। चलो एक बात बताओ कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर बोल दे। चलो अब एप्सिलॉन क्या होता है? तो ये होता है
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद है? चलो, इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आती है? वो आती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये भी याद होगा आपको, ये भी मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, पढ़ाया था। चलो अब बताओ कि इसका यूज अपन कहाँ लेते हैं? इसका यूज लेते हैं मीडियम में। तो अगर मीडियम में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो अपन क्या लिखते हैं? देखो अपन लिखते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ छोटा सा एम लगा। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और आगे लिख देते हैं फिर Q अपॉन आर स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 1/4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर। बोलो, अरे यही तो चीज है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो कि कभी भी मीडियम की बात करें आप क्या कर दोगे? एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जहां कहीं भी आपको एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे उसके आगे क्या लगा दो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर एप्सिलॉन आर है तो एप्सिलॉन आर, अगर 5 है तो 5। चलो यहां तक किसी की कोई दिक्कत हो बताओ? चलो आगे चलिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर स्क्वायर। चलो एक बात बताओगे आप मेरे को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, इनको अपन क्या लिख सकते हैं? तो इन्हें अपन ई नहीं लिख सकते क्या, या ई नोट नहीं लिख सकते क्या? यानी ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। केवल फर्क किस चीज का है? एप्सिलॉन आर का। मतलब क्या है? देखो, जब मैंने मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया तो मैंने एक ही काम किया, बस क्या कि नीचे की साइड केवल एप्सिलॉन आर लगा दिया, बाकी सब वैक्यूम वाला ही। तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। बोलो कि नीचे की साइड एप्सिलॉन आर लगा है बस। तो रिलेशन बिटवीन EM एंड E नोट, या फिर मैं बोलूं ऐसे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, वो क्या होता है? तो आपको बस यही याद रखना है। देखो, इस पूरे पूरे का जो कंक्लूजन है वो यही है, क्या जो मैं यहां लिख रहा हूं कि EM की जो वैल्यू है वो होती है E नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है सारी चीजें? चलिए अभी आगे चलो, अब इससे अपन आगे चलते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैंने आपको नोट्स तो भेज दिए हैं, तो आप नोट्स में भी देख सकते हो। मैं इसे रफ कर देता हूं। ये यहां तक सब क्लियर है? साथ साथ में अपने नोट्स में देखते रहें और पढ़ते रहें भाई। देखो, तो मीडियम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां तक अपन ने देखी, सही। अब एक बात और मैं बताऊंगा, इसको देख के आप क्या एक लाइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देखने पे आपको क्या पता चलता है? यहां से देखने पता चलता है कि EM की जो वैल्यू है वो इक्वल है एप्सिलॉन नॉट के, बस फर्क क्या है कि इसे डिवाइड कर दिया किससे? एप्सिलॉन आर से। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? EM की, E नोट की? सर मेरे को पता नहीं चलता। अगर पता नहीं चलता तो कोई वैल्यू पुट करके देखो ना। कोई भी अगर आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी। तो देखो, मैं एक वैल्यू ले लेता हूं सिंपल सी। अगर मैं E नोट की वैल्यू 10 ले लू, मैंने 10 ले ली, और उससे किससे डिवाइड कर दूं? जैसे मालूम मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 ले ली, इसके वैल्यू मैंने 10 ले ली। तो बताना यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 5 वैल्यू आई, जो किसकी आई? EM की। इसे 10 ले लो। सपोज मेरे को 10 नहीं लेना सर, मेरे लिए 10 बड़ा बेकार होता है, 100 लो। तो मैं इसे 100 ले लेता हूँ, इसे 2 ले लेता हूँ। 100 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 50 आया। तो बताओ, इसकी वैल्यू 100 थी तो इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी 50 आई। तो कम आई कि ज्यादा आई? तो कम ही आई, तो डिक्रीज ही हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि EM की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन होती है किससे? E नोट से। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा होता है? यानी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे आती है? वैक्यूम में। याद रखना, जैसे मीडियम आप पुट करोगे, चाहे सॉलिड ले लो चाहे लिक्विड ले लो, अगर आप ऐसा मीडियम प्रोड्यूस कर दो जिसके अंदर अगर आप चार्ज को रख देते हो
तो उस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी जो वैक्यूम में थी वो ज्यादा होती है। कब? मीडियम की कंपैरिजन में। तो याद रखना कि जैसे ही आप वैक्यूम की जगह मीडियम प्लेस कर देते हो, मीडियम की अंदर अगर आप चार्ज को रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। यहां पे एक लाइन में बोल सकता हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस एप्सिलॉन आर टाइम लेस। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एप्सिलॉन आर टाइम लेस देन दैट इन वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर टाइम्स इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। सही बोल रहा हूं? देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर लगने से तो डिक्रीज हुआ। अगर सपोज करो एप्सिलॉन आर होता ही नहीं तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो आप कहोगे 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो गई? लेस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मीडियम। यहां तक बातें सही। चलो अगली जो हेडिंग है वो देखते हैं क्या। ग्राफ बनाना हो। ग्राफ बनाना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस में। जो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस लेते हो, कौन सी डिस्टेंस देखना? ये Q और इससे ये डिस्टेंस लेते हो आप R। इस डिस्टेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन क्या देखते हैं? ग्राफ देखते हैं। तो आपको एक बात पता चल गई। देखो फॉर्मूला क्या आया? E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, जो किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां से आप एक चीज लिख सकते हो, दैट इज E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा आएगा? तो ग्राफ देखना, इस साइड में ले लेता हूं E को y एक्सिस पे और इस साइड ले लेता हूं x एक्सिस पे मैं R को, डिस्टेंस को। तो ग्राफ कैसा आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या आ गया? इसका ग्राफ आ गया। यानी E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R। समझ में आई बात है? ये है ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो ये छोटा सा इसका ग्राफ हो गया। लिख भी सकते हो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मेरी बात समझ आई आपकी? तो ये मैंने आपको बताया। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन जो आता है वो कुछ ऐसे आता है, आपको पहले एक डेफिनेशन देगा, ऐसे बोलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर कहेगा डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज की मतलब पॉइंट चार्ज से आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, जो कितनी आती है? E इक्वल टू KQ अपॉन R। मतलब डेरिवेशन हो गया। फिर आगे कह देगा ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो E और R के बीच में आपको क्या बनाना है? ग्राफ। यहाँ पे आपको करके आना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ गई? अब इसे क्लियर कर दे। तो ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखते हैं अपनी अगली हेडिंग क्या है। अगली जो अपनी हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब क्या है इस चीज का कि आपने जो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो पॉइंट चार्ज के लिए निकाली थी, या फिर मैं बोल दूं सिंगल एक चार्ज था। अब की बार जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे मोर देन वन चार्ज के लिए, मतलब मोर देन वन चार्ज का मतलब एक से ज्यादा चार्ज अब की बार लेंगे अपन और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखो है क्या सिस्टम। देखो पहले अपने पास एक चार्ज था और उससे ये थोड़ी दूर एक पॉइंट था, और इस पॉइंट पर जो कितने डिस्टेंस पे था? R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी थी। अब मैं ऐसे कहूं कि इस चार्ज की जगह अब की बार कितने चार्ज आ गए? 3 चार्ज आ गए अलग अलग, दिख रहे हैं आपको। और इसी पॉइंट पे क्या निकालना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो होगा क्या? पहले तो अकेले इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा था, अब ये भी क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी अपना क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और लास्ट में अपन तीनों का सम कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मेरी बात समझ आई आपकी? तो चलो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो देखो अपन वेक्टर में लेके चलते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं ये y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, और साथ में ये 3 डायमेंशन यानी z एक्सिस होगी। ठीक है। अब ये वाला जो चार्ज है ये फर्स्ट, ये है Q1, ये वाला चार्ज कौन सा है? Q2, और ऐसे बहुत सारे
चार्ज मैंने ले रखे। लास्ट की बात कर लेते हैं अपन। तो लास्ट में ये जो चार्ज है ये है Qn। अब n की जो वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 होगा, तब क्या होगा Q1, Q2, Q3 और Q4 यानी 4 चार्जेस होंगी। अगर n की वैल्यू 5 हुई तो Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 तक ये चलेगा, ठीक है। और ये है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये P, जिसके ऊपर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो, सबसे पहले तो अपने को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो देखो वेक्टर में ले रखा है, तो सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर अपन देख लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर कितने कितने हैं। तो देखो सपोज कर लो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, किसका, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया O, तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। कितना है, R1, ठीक है। Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 और Qn लास्ट वाले का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R है। यहां तक बातें सही। चलो, आपने एक बात पढ़ी है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट पे क्या रख देते हैं अपन। जैसे पीछे वाले डेरिवेशन सिंगल चार्ज के लिए किया था, तो क्या रखा था अपन ने, टेस्ट चार्ज, याद आया आपके, टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या, इस पॉइंट पे निकालना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, तो यहाँ क्या रखो आप, एक टेस्ट चार्ज रख दो। तो बताओ इसका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ओरिजिन से, वो क्या हो जाएगा, R0, वो क्या हो जाएगा, R0, सही है। चलो अब बना लेते हैं डायरेक्शन। अब क्या बना लेते हैं अपन, डायरेक्शन। तो देखना अभी Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, तो आपको पता है पॉजिटिव से दूर की साइड, यानी रेडियली आउटवर्ड बोल सकता हूं। तो ये हो गया, किसकी डायरेक्शन होगी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 होगा, तो E1 की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड आएगी, वही साइड आ जाएगी। ये कौन सा हो गया, E2। ऐसे ही E3 होगा, ऐसे ही E4 होगा। लास्ट वाला कौन सा है, Qn, इसकी जैसे डायरेक्शन आएगी वो किस साइड आएगी, इससे भी दूर की साइड, रेडियली आउटवर्ड। तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, En। मेरी बात समझ आ रही, देखो आपने पढ़ा है, जैसे ये Q1 चार्ज है तो इसके जैसे रेडियली आउटवर्ड यानी दूर की साइड। अगर ऐसे हो कोई चार्ज तो इससे ये लो, इस डायरेक्शन। मेरी बातें समझ में आ रही है, उसी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसी साइड आप चल दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस चार्ज की वजह से जैसे पॉइंट यहाँ पे हो P, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, तो आपको सही नहीं मिला हो और आउटसाइड में ले जाओ, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो इन दोनों को मिला दो और ये आउटसाइड में ले जाओ। यहाँ पे हो तो ये लो। मेरी बात समझ आ रही है आपको, रेडियली आउटवर्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो क्या होता है, एक सिंगल चार्ज की वजह से तो KQ/R²। एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो आप, आपको याद हो तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो क्या आता था, KQ/R²। अब क्या हो गया, बहुत सारे चार्ज हो गए, तो इसका अलग होगा, इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, तो लास्ट में सारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो बाकी सारों को भूल जाओ, ये तो कौन सा पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और ये वाला कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है, जो एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस अपने को पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस भी अपन देखो डिनोट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस किस किस के बीच में है भाई, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड यानी Q1 एंड Q0, तो इसे मैं डिनोट कर देता हूं R0 और सही है क्या, R0 1 हो गए। ऐसे ही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होगी, R0 2 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R0 n हो जाएगी। यहां तक किसी कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। चलो
अब बताते हैं, देखो इसका जो थ्योरी होगी वो कैसी क्या होगी। देखो तो एक प्रिंसिपल काम में आता है, कौन सा प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या होता है? अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसी की बात अपन एक बार कर लेते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको जब सम करना है तो वेक्टर सम करना है, और इसका कोई बेसिक मीन नहीं होता। 2 + 2 4 होते हैं, वो एक सुपरपोजिशन क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो थ्योरी है वो क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज या ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट ए पॉइंट can be calculated by superposition principle, can be calculated by superposition principle। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से अपन फाइंड आउट करते हैं। अब आगे चले तो देखो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल net electric field intensity at a point due to groups of charges या system of charges is equal to vector sum of all the intensities produced by डिफरेंट या इंडिविजुअल चार्जेस। मेरी बात समझ आ रही है आपकी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? वो डिफरेंट चार्ज से जो प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनका वेक्टर सम होगी। मेरी बात समझ आई आपकी? आगे भी ऐसे कहते हैं, तो लेट अस सपोज डिफरेंट इंटेंसिटीज आर E1, E2, E3 and E4 -En respectively then। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो इसकी बेसिक थ्योरी होगी, नोट्स में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी भी इंटेंसिटीज आएंगी उनका आप क्या कर दोगे? वेक्टर सम कर दोगे। पता है आपको? तो क्या कर दोगे? वेक्टर सम। तो देखो सबसे पहले Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सपोज कर लो E1 है। Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी है भाई? E2। एंड Qn की वजह से कितनी है? En। अरे यही तो है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो आप लिखोगे फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल from superposition principle net electric field intensity at point P वो कितनी आ जाएगी? E net is equal to E1 plus E2 plus E3 डैश 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 लास्ट में क्या हो जाएगी? En। मैंने सही बोला? डिफरेंट जो इंटेंसिटी है उनका क्या कर दो? वेक्टर सम। मतलब क्या कि अकेले के लिए तो आप निकाल चुके हो, एक सिंगल चार्ज के लिए आप निकाल चुके हो, वैसे ही आप जितने भी चार्ज है सबके लिए अलग अलग डिफरेंट क्या निकाल लो? इंटेंसिटी निकाल लो, और फिर उनका क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। अब वेक्टर सम ही क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉज से ही क्या होती है? ऐड होती है। वो स्केलर फॉर्म में ऐड नहीं हो सकती। जैसे 2 + 2 4 होते हैं तो ये स्केलर फॉर्म है, लेकिन 2i + 2j कैप 4ij कभी भी नहीं होते, वो 2i + 2j ही लिखे जाते हैं। तो याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा इनका। तो वेक्टर सम अपन कर रहे हैं। चलो अब इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखो पहले निकालेंगे E1 की वैल्यू, थ्योरी मैंने लिखवा रखी है, आप देख लेना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज,
यहाँ लिखोगे आप क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो के Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर और आगे R01 की कैप। क्या मैंने ये सही लिखा है? देखो आपने पीछे वेक्टर फॉर्म पढ़ ली थी, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आगे लग जाता है आर कैप। याद आया आपके? ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप पढ़ रखा है वैसे आपने। तो वैसे ही देखो इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, R01 वेक्टर है और यही तो डिस्टेंस। तो आप क्या लिखते हो, के क्यू, तो क्यू कितना है अपने पास, Q1, नीचे क्या आता है आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है R01, अरे R01 ही तो है, तो R01 और आगे फिर क्या आता है R की कैप, यानी डायरेक्शन आती है तो R01 की कैप। ऐसे ही बताओ E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 की तो वो आ जाएगी के Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर और R02 की कैप। बताओ यहाँ तक किसी को ऐसे ही ये वाली वैल्यू चलती रहेंगी, लास्ट लिख देता हूं मैं तो En की वैल्यू, और वो कितनी आ जाएगी, के क्यू एन अपॉन R0n की पावर तो 2 ही आएगी और ये आ गई कैप। ये सभी के सभी मैंने कैसे लिखे हैं, उसी फॉर्मूले से लिखे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप वाले से। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कभी तो R01 हो गई, R02 हो गई, R0n हो गई, R03 हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट हो गई। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ इसके अंदर क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे। तो बताओ ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी के Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर R01 की कैप, के Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर R02 की कैप, और डैश 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 क्या आएगा, के Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर और R0n की क्या आ गई, कैप। यहां तक बात है सही। इस पूरे में कोई चीज है ना आपको ऐसे लगे कि कॉमन आ रही है तो पहले उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो इनमें जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, के कॉमन आ गया, अंदर की साइड क्या बचेगा बताओ, Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर R01 की कैप, यहाँ आएगा Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर R02 की कैप, और आगे डैश 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 यह आ जाएगा Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर R0n की कैप। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या आ चुका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है भाई? अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं आगे और एक्सप्लेन करूं तो देखना इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं, यहां देखते रहो आप। अभी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर दोबारा देख लेना वीडियो को। तो देखो ई नेट इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ई नेट इज इक्वल टू के तो बाहर आई। चलो आपने 10th क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी है, देखो बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो, ये सबको पता होती है कि जो समेशन या फिर सिग्मा जिसे बोलते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा ये वाला साइन जिसे आप बोलते हो सिग्मा भी बोल देते हो या फिर समेशन भी बोल देते हो। सारण पढ़ रखा है भाई, ये वाला साइन क्या होता है, इसे अपन सिग्मा भी बोल देते हैं या फिर समेशन भी बोलते। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम से, इसका मतलब क्या होता है, सम से। तो देखो कि अब इसके अंदर आपको पता है कि जो चार्ज है वो बहुत सारे हैं और सारों का आपने क्या कर रखा है, सम कर रखा है। लास्ट जो लाइन है इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो क्या आ गया। उसके बाद में इस सम जो ऐड हो रखी है क्वांटिटी, उन्हें डिनोट करने के लिए मैं काम ले रहा हूं क्या, सिग्मा। उन्हें डिनोट करने के लिए क्या काम में लिया, अभी सिग्मा काम में ले लिया, ठीक है। आगे देखो फिर ऊपर की साइड चार्ज है, देखो ऊपर की साइड क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 चार्ज ही तो है। तो देखो Q और नीचे एक सिंबल लगा देता हूं मैं I। I का मतलब समझ रहे हो, I का मतलब इन सारों को 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिख रहा, मैंने एक सिंबल लगा दिया I। अब जो I की वैल्यू है वो कहां से लेके कहां तक है, तो नीचे लिख देता हूं 1 से लेके I की वैल्यू चलेगी कहां तक है, ऊपर लिख देता हूं n तक। यानी सिग्मा जो है
वो ऐड करेगा। सिग्मा का मीन क्या है, ऐड कर देगा ये। और ऐड कैसे करेगा, देखो पहले आई की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देगा, फिर सम लगा देगा, फिर आई की वैल्यू 2 पुट कर देगा, फिर दोबारा ऐड यानी प्लस कर देगा, फिर आई की वैल्यू 3 पुट कर देगा, और कहां तक चलेगा, एन तक। यहां तक बात सही, देखते रहो ध्यान से। नीचे क्या है, आर, आर है, सारों के अंदर आर है। जीरो भी देखो सब में आ रहा है, जीरो भी सब में आ रहा है, तो जीरो है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग चल रही है, उसे लिख देता हूं मैं आई से, और इसका करता हूं स्क्वायर, स्क्वायर सब में। और आगे क्या आएगा, देखो आर, जीरो सब में, 1 2 3 4 5 6 एन तक चल रहा है, आई की ये आ गई कैप। ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। अब देखो मैं समझा देता हूं, ये मैंने लिखा कैसे, यहां देखना सार, के तो बाहर पड़ा है, के तो कॉमन ही है। अब देखो मैं 1 पुट कर दूंगा, तो यहां मैंने 1 पुट कर दिया, तो Q1 अपॉन आई की वैल्यू तो है ये, आई की वैल्यू कितनी, 1 से लेके कहां तक टेंड करवानी है आपको, कहां तक लेके जानी है, एन तक। तो Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 की कैप। देखो फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। अब देखना प्लस सिग्मा का जो मीन है वो किससे है, प्लस से। एक बार वैल्यू पुट कर दो, फिर प्लस लगा दो, सम कर दो। फिर आई की वैल्यू कहां, 2 लोगे, तो Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर, R02 की कैप। फिर दोबारा क्या कर दो, सम लगा दो, तो R03 Q3 R03। मेरी बात समझ आ रही है। ऐसे लास्ट में क्या लिखोगे, n, तो Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर और R0n की कैप। समझ में आ गई बातें। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर हुआ। करना क्या है आपको, मैं अगेन बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला क्यों लगाएंगे अपन, क्योंकि अपने को पता है कि अपने को सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, और वो कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अपने पास तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, सिस्टम है, ग्रुप है चार्जेस का, तो आप क्या करोगे, उन्हें अलग अलग करके सभी के लिए क्या निकाल लो, अलग अलग इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। किस फॉर्मूले की हेल्प से, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूले की हेल्प से। फिर आप क्या करोगे, उनका वेक्टर सम कर दोगे, और जो वेक्टर सम करते हो ये क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी अगर मैं दोबारा बताऊं आपको, तो अपन कुछ ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the net electric field intensity at a point due to group of charges is equal to vector sum of all the intensities produced by individual charges। आप सपोज भी कर सकते हो आप ये बातों को, क्या, let the intensities are E1 E2 and dash 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 E3, ऊपर वेक्टर भी चलेगा respectively, then net electric field at point P is equal to E net is equal to E1 plus E2 plus E3 dash 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 E। मेरी बात समझ आ रही है आपको। और फिर आप फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। तो कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बता रहा आपको हमेशा ही क्या करना है, वेक्टर सम करना है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, चलो।